हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज लघुत्तरीय प्रश्न जो है देखेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। नागरिक शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है, 2-3 वर्षों से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को हम। शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की समाप्ति के जो है क्या कारण थे। सबसे पहले जानेंगे बच्चों हम लोग शीत युद्ध क्या होता है। ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। और इसके क्या कारण थे। और शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बच्चों। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था, जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो शीत युद्ध समाप्ति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 कि वैचारिक संघर्ष में शिथिलता और सह अस्तित्व की नीति। हेडिंग डाल लेंगे। देखो बच्चों, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच अब वैचारिक संघर्ष उतना तीव्र नहीं रहा जितना पहले था। अमेरिका के कई मित्र राष्ट्रों ने कम्युनिस्ट देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। सोवियत रूस ने जो है स्टालिनवादी नीति का परित्याग कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी और निक्सन तथा रूस के सर्वोच्च नेता खुश्चेव ने आपसी मैत्री के मूल्य को समझकर सह अस्तित्व की नीति को आगे बढ़ाया। नंबर 2 गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष किसे कहते हैं बच्चों। मतलब गुटनिरपेक्ष मतलब किसी गुट में शामिल न रहना, मतलब किसी गुट में शामिल न रहना, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना गुटनिरपेक्ष कहलाता है। तो गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध की जो है उग्रता में कमी लाने में मूल्यवान भूमिका निभाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया में युद्ध विराम के लिए उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य बीच बचाव का जो है काम किया। और कांगो संकट में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की भूमिका की सराहना की। आर्थिक कारक। देखो, वियतनाम युद्ध में अमेरिका को भारी सैनिक और आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। उधर रूसी नेता भी यह जानते थे कि विकास तभी संभव है जब शस्त्रों के उत्पादन में पूंजी न झोंककर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। रूस का व्यापार संतुलन बिगड़ गया था। अमेरिका और रूस ने अब एक दूसरे की ओर जो है दोस्ताना हाथ बढ़ाना ही उचित समझा। नंबर 4 है परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार था। दोनों महाशक्तियां बोले तो वही रूस और अमेरिका, दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार था। संयम के बावजूद कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। एक बार यदि युद्ध छिड़ गया तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को भी कोई रोक नहीं सकता था। इसका अर्थ होता महाविनाश। संभवतः इसी डर से महाशक्तियां युद्ध छोड़ने की जो है मनोदशा में नहीं थी। परमाणु युद्ध से बचे रहने का यह विचार नाभिकीय निवारण अथवा परमाणु अवरोधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भय कि कहीं मानव सभ्यता का विनाश न हो जाए संसार को परमाणु युद्ध के खतरे से बचाता रहा है। इसलिए शस्त्रों के भंडार को जो है सीमित रखने के प्रश्न पर गंभीर रूप से जो है विचार होने लगा। देखो बच्चों, हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, आसियान के किन्हीं 10 महत्वपूर्ण देशों के नाम लिखिए। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है बच्चों। जो क्षेत्रीय संगठन होता है उसमें कम देश होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है उनमें जो है ज़्यादा देश होते हैं। तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। तो आसियान के ही 10 महत्वपूर्ण देशों के नाम लिखें, अथवा करके देगा कि आसियान में शामिल देशों की संख्या बताइए, अथवा कितनी है संख्या पूछ सकता है। तो आसियान में 10 महत्वपूर्ण देश है। पहला है मलेशिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है थाईलैंड, पाँचवा है फिलीपींस, छठवां है लाओस, सातवां है कंबोडिया, आठवां है म्यांमार, नौवां है वियतनाम और 10वां है दारुल इस्लाम। ये जो है 10 देश आसियान में है। आसियान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो 2 देश निम्नलिखित है। नंबर 1, आसियान 10 देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। नंबर 2, आसियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना होता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है दोस्तों। हम जैसे भी क्वेश्चन लाए हैं जो 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी जो है कठिनाइयाँ हैं, अथवा भारत में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरवाद, आतंकवाद, धर्मगुरु एवं जो है भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयाँ पैदा की है। पाकिस्तान विशेषकर सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में जो है सर्वाधिक रुकावटें पैदा की है। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा तथा किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया। ये दोस्तों पाकिस्तान में जो है समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, तबीयत हमारी थोड़ा बच्चों ख़राब है, इसलिए हम जो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता को जो है किन्हीं दो उदाहरणों में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता को किन्हीं दो उदाहरणों में बताइए। देखो जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, चाहे 1 नंबर, चाहे 2 नंबर, चाहे 5 नंबर, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो हम बता दे रहे हैं एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें वर्तमान में 193 देश हैं और ये बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय बच्चों अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की संघ की सफलता किन्हीं दो उदाहरणों को बताइए। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना ने कंबोडिया, अल सल्वाडोर, ये सब देश है, मोजाम्बिक और नामीबिया जैसे देशों में सफल शांति मिशन चलाए गए। इन कार्रवाइयों ने जो है स्थिरता बहाल करने, लोकतांत्रिक शासन में परिवर्तन को करने और आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देने पर जो है सकारात्मक प्रभाव डाला। विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगले वर्ष परीक्षा में पूछा गया था। विश्व बैंक की स्थापना बच्चों 1944 में हुई थी। इस विशिष्ट संस्था का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का जो है पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को जो है विजन और वित्तीय परामर्श देता है। इसका मुख्यालय वार्षिक गठन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। नंबर 2, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुरक्षा परिषद अनेक कदम उठा सकती है। जिन देशों के मध्य विवाद है उन्हें सुरक्षा परिषद मध्यस्थता, पंच फैसला और न्यायिक निपटारे का सुझाव दे सकती है। सुरक्षा परिषद यदि यह समझे कि उपयुक्त सभी उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए तो वह जो है अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षाओं में। साझी संपदा संसाधन से क्या समझते हैं। देखो, कई वर्षों से लगातार परीक्षा पूछा गया है। अथवा साझी संपदा संसाधनों का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो, साझी मतलब जिसमें सबका सजिया हो दोस्तों, उसे साझी संपदा कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य पर जो है किसी एक का अधिकार तो है नहीं, उस पर सबका जो है अधिकार होता है बच्चों। चंद्रमा है, पृथ्वी है, इसमें सबका अधिकार होता है, तो इसे साझी संपदा कहते हैं। ऐसी संपदा जिसमें सबका अधिकार हो उसे साझी संपदा कहते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया भी है, आएगा भी। देखो, विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार ना हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक होता है। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का जो है उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण के बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का जो है दोहन और प्रदूषण हो रहा है। जैसे बच्चों हो गया समुंदर हो गया, उसके बाद सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये सब बच्चों साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो आप अपने मन से भी इसके सब क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। 2020 में पूछा गया है, 3 सालों से पूछा जा रहा है। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया? वैश्वीकरण क्या है, भारत पर इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा? आइए इसके उत्तर बच्चों हम लोग देखते हैं। देखो, वैश्वीकरण में होता है विश्व स्तर का। वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देशों को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के जो है उपाय करते हैं। भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया। यूरोप एवं अमेरिका के पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेज़ी से भारत में फैल रही है। भारत में नीली जीन्स पहनना, पिज्ज़ा खाना तथा टेलीविज़न पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। दूसरी ओर भारत ने भी वैश्वीकरण को जो कुछ हद तक प्रभावित किया है। भारत से अधिक जो है लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया है। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से उन्नत करके विश्व में अपना जो है प्रभुत्व जो है जमाया है। तो कहीं कहीं अपना देश भी कम नहीं है,